हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एंसेट एंट्रेंस के लिए। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस डोमेन चुना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे आपके सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर की, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। दोनों ही मीडियम में रहने वाला है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चों चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों ही में ही मैंने एमसीक्यू यहाँ पर ले रखे हैं, तो आपके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी या दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इससे हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं। हम सारे ही चैप्टर जो है कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। टोटल 20 एमसीक्यूज जो हैं वो हमारे चैप्टर से डिस्कस कर रहे होंगे। आज हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई जिससे शीट युद्ध के अंत की शुरुआत होती है, यानी कि जो कोल्ड वॉर है, ठीक है, वो जो आपकी बर्लिन वॉल थी, ठीक है, उसके गिरने के बाद जो है बेसिकली शीत युद्ध जो कि कोल्ड वॉर था, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, कि भाई वो खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है, यानी कि मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है ना। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि बर्लिन वॉर कब गिराई गई थी, तो 1989 में। ठीक है ना। अगर पूछ ले कि कब ये बनी थी, तो 1961 में ये बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना 1989 में इसको गिरा दिया गया था। समझ आ गया। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2 मिनट। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, आपसे पूछा है कि भाई कौन सी कंट्री जो है लीडर थी सोशलिस्ट ब्लॉक की, यानी कि समाजवादी गुट का जो नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, दो गुट में बटा हुआ था। ठीक है, दो ब्लॉक्स में हमारा जो वर्ल्ड था बटा हुआ था, एक सोशलिस्ट, ठीक है, और एक कैपिटलिज्म। सबसे ही पूछा गया है कि कौन था जो सोशलिस्ट ब्लॉक का बेसिकली लीडर था। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोवियत यूनियन हो जाएगा। समझ आ गया। और कैपिटलिस्ट को कौन बेसिकली लीडरशिप दे रहा था, अमेरिका दे रहा था, यानी यूएसए दे रहा था। समझ आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी आइडियोलॉजी ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, तो सोवियत यूनियन की जो है बेसिकली प्राइमरी आइडियोलॉजी क्या थी, यानी कि सोवियत संघ की मुख्य विचारधारा क्या थी। तो अभी मैंने पीछे बताया, ठीक है, ऊपर ही समाजवाद थी, ठीक है, यानी कि सोशलिज्म थी। ठीक है, समझ आ गया। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, जो यूएसए है, ठीक है, उसको कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड। ठीक है, और जो आपका सोवियत यूनियन है, जो अपना सोशलिस्ट ब्लॉक है, इसको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय द यूएसएसआर एंड इट्स एलाइज वाज नोन एज। यानी कि आपसे पूछा है जो यूएसएसआर है उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया था। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो यूएसएसआर और उसके सहयोगी द्वारा बनाई गई सैन्य संधि का नाम क्या था। आपको पता होगा यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट बनाया था, यानी वार्सा संधि इन्होंने बनाई थी। समझ आ गया। और वहीं मैं बात करूं किसकी, यूएसएसआर की, तो वहां पे उन्होंने नाटो बनाया था। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया। तो ध्यान रख लेना दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, हु वॉज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स डिसइंटीग्रेशन। मतलब कि जब वो जो है सोवियत यूनियन जो है ये खत्म ही हो गया था, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यानी इसका विघटन हो गया था, उस समय लीडर कौन था, उस समय नेता कौन था। ठीक है, सोवियत संघ का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने रिफॉर्म भी करे थे कुछ। ठीक है, जो कि बेसिकली डिसइंटीग्रेशन का जो रीजन हम बात करते हैं ना, डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों तो सोवियत यूनियन का, उनमें से एक था जो कि जो इम्प्रूवमेंट बेसिकली इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं, व्हाट वाज द इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय गोर्बाचेव कोल्ड। ठीक है ना। तो उन्होंने दो चलाई थी, ग्लास्टनोस्ट और एक पेरेस्टनाइका, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपसे दोनों नहीं पूछी है, तो उसमें आपसे पूछे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो करा था इन्होंने, ठीक है, दो करी थी, उसमें से एक इकोनॉमिक फॉर्म था और एक डेमोक्रेसी को लेकर था। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय गोर्बाचेव कोल्ड, उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो उसको पेरेस्टनाइका कहा जाता था। ठीक है, और दूसरी को कहा जाता था ग्लास नोस्त। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, समझ आ गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली, पेरेस्ट्रोइका हो जाएगा, यानी पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। यानी कि कौन सा इनमें से रीजन नहीं है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन में। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं था। ठीक है, तो देखिए, आर्थिक ठहराव, राष्ट्रवाद का उत्थान यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत होना,
और राजनीतिक और प्रशासनिक अक्षमता यानी कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कौन सा कारण नहीं था कि जो कि क्या है जिससे जो डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, समझ आ गया, यानी नोट अ रीजन, समझ आ गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत होना ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, बाकी आर्थिक ठहराव यानी कि क्या हो रहा था कि जो इनकी इकोनॉमी थी, ठीक है, बेसिकली वो ठहर सी गई थी क्योंकि इन्होंने जितने भी रिसोर्स वगैरह हैं उसको मिलिट्री में लगा देना, ठीक है, इक्विपमेंट बना देना, हथियार बनवा लेना। ठीक है, अब हर जो देश इस यूनियन में शामिल थे बेसिकली उनमें नेशनलिज्म आने लग गया था, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आने लग गई थी। ठीक है, और बाकी अपना जो लास्ट ऑप्शन था राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि जो चाहे इनकी पॉलिटिकली बात कर लो चाहे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बात कर लो, दोनों में ही हमें देखने को मिल रहा था ये फेल हो चुके थे। ठीक है ना, जो लोग थे बेसिकली वो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपने सुना होगा भाई वहाँ पर जो डेमोक्रेसी उनको जो बोलने का अधिकार था वो ही बेसिकली वहाँ पर नहीं था। ठीक है, बेसिकली वो चुटकुलों के माध्यम से जोक्स के थ्रू बेसिकली अपनी बात कर रहे होते थे, समझ आ गया। तो ए बी और डी ऑप्शन बेसिकली क्या है, ये डिसइंटीग्रेशन के क्या है बेसिकली रीजन है। बट सी ऑप्शन जो है भाई कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत होना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, बट ये रीजन नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आगे चलते हैं। ठीक है, वट डिड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स रिप्लेस, मैंने आपसे पूछा है जो ये CIS है यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो बेसिकली इसने किसका स्थान लिया, ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया। तो बहुत अच्छा आंसर इसका ध्यान रखना, आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सोवियत यूनियन। तो पहले सोवियत यूनियन था, तो टोटल 15 देश आज़ाद हुए, कितने, 15 देश टोटल आज़ाद होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है तो इन्होंने देशों ने बेसिकली क्या बनाया, इन्होंने CIS बनाया। ठीक है, यानी कि तो, राष्ट्रमंडल किसका, स्वतंत्र राज्य होगा, कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल आप कह सकते हो, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन्होंने बनाया। यानी कि मैं कह सकता हूँ सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन का जो है रिप्लेस किसने करा, CIS ने करा। समझ आ गया, CIS ने सोवियत यूनियन को रिप्लेस कर दिया। समझ आ गया, आगे चलते हैं। Which of the following countries did not gain independence after the disintegration of Soviet Union, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र नहीं हुआ, यानी कि वो बेसिकली सोवियत संघ का विघटन तो हो गया लेकिन बेसिक जब भी वो क्या नहीं हुआ, फ्रीडम उसको नहीं मिली, वो इंडिपेंडेंस उसको नहीं मिली, स्वतंत्र वो नहीं हुआ। तो देखिए यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, पोलैंड। ठीक है, बेसिकली उसका डिसइंटीग्रेशन के बाद भी इंडिपेंडेंस को नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत संघ के विघटन का तत्काल प्रभाव क्या था। बेसिकली जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट रहा, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है वो आपको बताना है। देखिए राइज ऑफ यूनिपोलार वर्ल्ड इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है बेसिकली जो वर्ल्ड था वो बेसिकली बायपोलार हो चुका था, एक USA था एक USSR था, यानी कि वर्ल्ड दो पावर में बढ़ चुका। ठीक है, जब सोवियत संघ यानी कि जो USSR है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो बचा कौन, USSR बचा, सॉरी USA बचा, क्योंकि एक ही पावर बचा, तो इससे वर्ल्ड क्या हो गया, यूनिपोलार हो गया, यानी एक ही शक्ति बची। तो इसको यानी कि हम कह सकते हैं वर्ल्ड कैसा हो गया, यूनिपोलार हो गया, यानी कि यूनिपोलर हो गया, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व का उदय होता है। समझ आ गया, तो डी आंसर सॉरी बी आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि कंसिक्वेंस क्या हुआ, जो विश्व था जो वर्ल्ड था बेसिकली वो यूनिपोलर बन गया था, यानी एक ध्रुवीय बन चुका। समझ आ गया, आगे चलते हैं। विच रिपब विच रिपब्लिक्स प्लेड अ की रोल इन द डिस्कशन डिसोल्यूशन ऑफ USSR, यानी कि गिनगढ़ राज्यों ने सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए क्या हमारा, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक एंड ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, रूस, यूक्रेन, बेलारूस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बेसिकली क्या करा था, सोवियत संघ के विघटन में यानी कि डिसइंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। समझ आ गया, आगे मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What was the name given to the sudden transition from communism to capitalism in Russia and Eastern Europe? आपसे क्या पूछा है,
कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू सडन ट्रांजिशन। आपको पता है जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो एक सडन ट्रांजिशन हुआ बेसिकली, वो थे सोशलिस्ट, लेकिन उन्होंने जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एक सडन ट्रांजिशन हुआ जिससे कम्युनिज्म से उन्होंने कैपिटलिज्म अपनाया इन देशों ने। ठीक है, रशिया में और यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं हम, शॉक थेरेपी कहते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। शॉक थेरेपी सही अच्छी साबित भी नहीं हुई। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो इकोनॉमिक डिफरेंस था बेसिकली वो बहुत बढ़ गया था। ठीक है, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, समझ आ गया। तो शॉक थेरेपी था बेसिकली, यानी रूस और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जो अचानक परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो उसको बेसिकली शॉक थेरेपी कहा जाता है। समझ आ गया, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं, विच वॉर सिग्निफिकेंटली वीकेंड द सोवियत यूनियन इकोनॉमिकली। ठीक है, ये कौन से वॉर ने जो है, जो सोवियत यूनियन को वीक किया, ठीक है, उसकी इकोनॉमी को बेसिकली बहुत वीक कर दिया, बेकार कर दिया। यानी कौन सा युद्ध जो है सोवियत संघ को आर्थिक रूप से कमजोर करने में महत्वपूर्ण था। वियतनाम युद्ध यानी वियतनाम वॉर, गल्फ वॉर यानी खाड़ी युद्ध, सोवियत अफगान वॉर यानी सोवियत अफगान युद्ध, कोरियन वॉर यानी कि कोरिया युद्ध। तो करेक्ट आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सोवियत अफगान वॉर जो था बेसिकली, ये यहाँ पर क्या है, सोवियत संघ को आर्थिक रूप से कमजोर, आपको पता होगा भाई। जो अफगानिस्तान है बेसिकली इन्वेड करा था किसने, आपके सोवियत संघ ने। ठीक है, यानी सोवियत यूनियन ने क्यों करा था, वहां पर जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, उसको हटाने के लिए, और जो सोवियत संघ सोवियत यूनियन चाहता था उसको, देखो बेसिकली जो गवर्नमेंट बनी थी ना अफगानिस्तान में, वो बेसिकली सोशलिस्ट वाली बनी थी। तो ऐसे में तो उनका काफ़ी विरोध होता था अफगानिस्तान के, ठीक है, और जो विरोध कर रहे थे बेसिकली उसको अमेरिका, पाकिस्तान, चीन ये सब सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे में सोवियत जो यूनियन है ये मदद करता है किसकी, अफगानिस्तान में इन्वेड करता है, जो वहाँ की गवर्नमेंट उस टाइम पे बनी थी जो कि सोशलिस्ट वाली थी। ठीक है, तो उसकी मदद करने के लिए इसने इन्वेड करा, जिससे बहुत सारे मिलिट्री में, ठीक है, हथियार वगैरह सप्लाई करने में बहुत खर्च करा, जिससे इनकी जो इकोनॉमी है वो बेकार हो गई। इसने क्या है, सोवियत यूनियन को वीक किया, जो कि इसके डिसइंटीग्रेशन का एक रीज़न भी बन जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना कब इन्वेड करा था, 1979 में। 1979 में जो है ये गए थे, इन्होंने हस्तक्षेप करा था अफगानिस्तान के अंदर, तो इसलिए इसको हम सोवियत अफगान युद्ध कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। आगे चले, वट डिड द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल सिंबलाइज, यानी कि जो बर्लिन वॉल है बेसिकली क्या सिंबलाइज कर, यानी बर्लिन का दीवार गिरना किसका प्रतीक था। बहुत आंसर है भाई। ठीक है, देखो, एक तो शीत युद्ध का प्रतीक था, उसका अंत हो गया, यानी शीत युद्ध का प्रतीक तो बेसिकली था ही ये। ठीक है, तो यानी शीत युद्ध का सिंबल था, तो ये गिर गई तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया, ये ध्यान रखना है। लेकिन गिरना आपसे पूछा, यानी कि पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी द फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। है ना, देखो इन्होंने कैपिटलिज्म अपना लिया ना, आपको पता है, जिसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। जितनी भी रशिया और जो पूर्वी यूरोप थे, ठीक है, पूर्वी यूरोप में जितनी कंट्री है, वहाँ पे जो साम्यवाद और सोशलिज्म है उसका पतन हो गया, यानी कि वो वहाँ पर जो है वो खत्म हो गया कम्युनिज्म। समझ आ गया आपको। तो ये बेसिकली क्या है, गिरना, बर्लिन के द्वारा गिरना प्रतीक सबसे पूछा है कि बर्लिन वॉल जो गिरी, जो बर्लिन वॉल, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज, तो ध्यान रखना, द फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो बर्लिन की वॉल है किसको सिंबलाइज करती थी, तो कोल्ड वॉर। ध्यान रखना, ठीक है, फर्क है दोनों क्वेश्चन में। आगे चलते, विच कंट्री बिकेम द लीगल सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन इन द यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में जो आपका यूएनओ है उसमें सोवियत संघ का कानूनी उत्तराधिकारी कौन सा देश बना, सक्सेसर कौन बना, ठीक है, लीगली। तो यूक्रेन, बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रशिया। ठीक है ना, ध्यान रखना। सोवियत संघ जब हम सोचते हैं तो मन में तो रशिया ही हमारे दिमाग में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसके डिसइंटीग्रेशन के रीज़न की, तो बेसिकली एक रीज़न यही बन जाता है कि रूस का बेसिकली क्या था, दबदबा था किसके अंदर, सोवियत संघ, लेकिन 15 कंट्रीज में से। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी। ठीक है, जो सोवियत इकोनॉमी है, सोवियत इकोनॉमी है, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता नहीं है। स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज यानी राज्य नियंत्रित उद्योग, ये तो है भाई। ठीक है, सोवियत संघ की विशेषता अगर मैं बात करूं, फीचर की बात करूं सोवियत इकोनॉमी की, तो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज यानी कि जितना भी इंडस्ट्री वगैरह है वो स्टेट के कंट्रोल में थी। फ्री मार्केट कंपटीशन यानी मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा,
देखते हो ये नहीं होगा, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है, कैपिटलिस्ट स्टेट में होता है, लेकिन ये सोशलिस्ट थे, तो यहाँ पर फ्री मार्केट कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। बाकी प्लान्ड इकोनॉमी बिल्कुल यहाँ पर थी, ठीक है। फीचर है इनकी स्टेट का, गवर्नमेंट सबसे सब्सिडाइज ऑन बेसिक नीड्स, यानी कि जितनी भी बुनियादी ज़रूरत हैं उस पर सरकारी सब्सिडी देती थी, इनको रियायती दामों पर, सस्ते दामों पर जरूरत लोगों तक पहुंचाती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि फ्री मार्केट कंपटीशन जो है सोवियत इकोनॉमी का फीचर नहीं है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपके सोच रहे हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। तो मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही मैंने एमसीक्यू बना रखे हैं आपके एनसेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए ना भाई, आपको कहाँ मिलेगी, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ शॉक थेरेपी ऑन रशिया इकोनॉमी, कि भाई रशिया की इकोनॉमी पर शॉक थेरेपी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी तेज आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक कोलैप्स एंड पॉवर्टी यानी आर्थिक गिरावट और गरीबी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशलिज्म यानी समाजवाद की मजबूती, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से अंत। देखो भाई, बी ऑप्शन में जो करेक्ट मैं बोलूंगा यहाँ पर, इकोनॉमिक कोलैप्स एंड पॉवर्टी, ठीक है, यानी कि आर्थिक गिरावट और गरीबी ज़्यादा हो गई, तो इकोनॉमिक थी वो नीचे गिरी, गरीबी बढ़ गई, ठीक है, ध्यान। तो बी ऑप्शन में। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। वट वॉज द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। अगर मैं बात करता हूँ जो सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ, इंटीग्रेशन नहीं हुआ, तो सोवियत संघ से विघटन से पहले यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, ठीक है। बहुदलीय लोकतंत्र था, यानी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी, यानी बहुत सारी पार्टी यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ सकती थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। एक ही पार्टी थी, आपको पता है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो वन पार्टी कम्युनिस्ट रूल था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी सी और डी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 85 ईयर्स तक क्या करा था, यहाँ पर रूल करा था, ठीक है ना। जैसे जो लोगों की इंस्पिरेशन थी पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने की कंट्री के अंदर, वो नहीं पूरी हो पा रही थी, आपको पता है। तो बेसिकली वन पार्टी कम्युनिस्ट रूल यहाँ पर, एक दलीय साम्यवादी शासन यहाँ पर था, ठीक है, जो कि इसका बेसिकली एक डिसइंटीग्रेशन का रीजन ही बन जाता है। समझ आ गया, तो ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो क्वेश्चन क्या पूछा भाई आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत संघ के विघटन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था, यानी कि डायरेक्ट हमें वो परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता, कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को नहीं मिलता है सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन में, सोवियत संघ के विघटन के बाद भी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है भाई, यूरोपीय संघ का गठन होना, मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसे कॉन्सिक्वेंस में थोड़ी पड़ता है, यूरोपियन यूनियन बन गया, ये बाद में बना, ठीक है। ये कब बना, बाद में बना, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा, वैसे आपको मैं बता देता हूँ कब बना, ये 1992 में बना, ठीक है, ध्यान रख। तो एक तुरंत क्या कह सकते हैं हम, तुरंत बेसिकली क्या है, ये एक डायरेक्ट है कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, जो कि बाद में एक हमारा यूरोपीय संघ का यानी यूरोपियन यूनियन बनता है। करंटली इसमें कितने कंट्रीज हैं, बेसिकली 7 कंट्रीज है, ठीक है। ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट आ सकता है कि भाई कौन से कंट्रीज का पार्ट नहीं, तो ब्रिटेन इसका पार्ट, ठीक है। 2020 में जो है वो एग्जिट ले चुका है, ब्रेग्जिट के नाम, ठीक है। ब्रेक से ब्रिटेन और एग्जिट से बाहर निकल, 2020 में जो ब्रिटेन है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है आपको। आगे चले, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ गोरबाचेव रिफॉर्म, यानी गोरबाचेव के सुधारों की विफलता का मुख्य कारण क्या था, बेसिकली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अपोजिशन, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट्स, और सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंक्रीज इन सोवियत यूनिक इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट, यानी उम्मीदों और परिणामों के बीच असंगति, ठीक है। देखो बेसिकली जो इन्होंने रिफॉर्म करे थे ना गोरबाचेव ने, इनको लगा कि इससे क्या होगा, जो सोवियत संघ है, सोवियत यूनियन है, इसमें ये जो जैसा इसका हाल हो रहा है ये ठीक ठीक हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने डेमोक्रेसी इकोनॉमिक रिफॉर्म करे बेसिकली, ठीक है। इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर जो है थोड़ी इकोनॉमिक को हम क्या बना, थोड़ी फ्री बनाते हैं, मार्केट को थोड़ा कैसे कंपटीशन बेस्ड बनाते हैं, लेकिन इससे जो है जो
सोवियत संघ है, जो सोवियत यूनियन है, बेसिकली डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ी। समझ रहे हो आप? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि भाई मेन रीजन क्या था इनके फेलियर का। समझ आ गया आपको? तो ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर से। देखिए, अब आपको ये बताना है कि मैं आपसे एक सलाह, आपको सजेशन देना है कि अगर हम ऐसे चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाऊँ या चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराऊँ 2020, या मैं क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे करके आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट लेके आओ, जिसमें मैं हर चैप्टर से कुछ ना कुछ एमसीक्यू में ऐड करूंगा हर क्लास के अंदर, ठीक है। और ऐसे 10 से 12 क्लास में हमारा पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। या आपको चैप्टर वाइज चाहिए या आप कमेंट में आपको बताना, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। हाँ, एनसेट के ऊपर वीडियो चाहिए ना, जनरल टेस्ट, ठीक है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो डोमेन है जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पोल साइंस, ये 3 डोमेन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब बताना है आपको, ठीक है भाई, कैसे आपको चैप्टर वाइज चाहिए या पूरे एक साथ चाहिए। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनसेट की और वीडियोस चाहिए तो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।